अस्सलाम वालेकुम। अब आज का जो हमारा सीएनएस का लेक्चर है ना, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। बेसिकली हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक देखा था, ठीक है। अब आज हम सेंसरी नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह मोटर नर्वस सिस्टम और थोड़ी बहुत पैथोलॉजी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेंसरी नर्वस सिस्टम में अगर देखा जाए तो सेंसरी नर्वस सिस्टम में क्या होगा, सेंसेशंस कैरी होंगी, ठीक है। कौन सी सेंसेशंस आपकी हैं, ठीक है। उसमें आपकी जनरल सेंसेशंस भी आ जाती हैं, जैसे कि पेन की सेंसेशन, टच की सेंसेशन, प्रेशर की सेंसेशन, ठीक है। उसमें आपकी स्पेशल सेंसेस भी आ जाती हैं। स्पेशल सेंसेस कौन कौन सी हैं, ठीक है। ऑडिटरी सेंसेस उसमें आ जाती हैं, टेस्ट की आ जाती हैं, ठीक है। ये सारी जो सेंसेस हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, अब पहले देखते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। बेसिकली जब भी हमारी कोई भी सेंसरी पाथवे होती है या इवन मोटर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होते हैं, रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिनके पास आपका स्टिमुलस आता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेन का स्टिमुलस है, ठीक है। तो पेन को परसीव करने के लिए एक स्पेशल स्पेशल रिसेप्टर्स होंगे जिनको कहेंगे पेन के रिसेप्टर्स, ठीक है। सेंसरी रिसेप्टर्स क्या हैं, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल्स हैं और द न्यूरॉन्स, ठीक है। दे ट्रांसड्यूस एनवायरमेंटल सिग्नल्स इनटू न्यूरोनल सिग्नल्स। ये क्या करते हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट के सिग्नल्स आ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल टेस्ट, ठीक है। टेस्ट मैंने अपनी जुबान पे लगाया, आया, ठीक है। तो क्या होगा, उधर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जब रिसेप्टर्स प्रेजेंट है तो वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे कि सिग्नल्स लेके जाएंगे टेस्ट के, ठीक है। तो वो उन सिग्नल्स को, जो टेस्ट के कीमो रिसेप्टर्स हैं, उनके सिग्नल्स को कन्वर्ट करेंगे न्यूरोनल पाथवेज में, ठीक है। द एनवायरमेंटल सिग्नल्स जो कि डिटेक्ट हो सकते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, पेन, प्रेशर, टच, साउंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम इधर देखें तो डिफरेंट चीजों में डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल विजन की बात करते हैं। विजन मतलब देखना एक हमारा स्पेशल सेंस है, ठीक है। तो इसके रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रॉड एंड कॉन्स, ठीक है। हम आगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ने लगे हैं, पढ़ेंगे कि विजन में आपका क्या होता है, रॉड एंड कॉन सेल्स होते हैं, ठीक है, जो कि डिटेक्ट करते हैं आपके स्टिमुलस को, यानी कि लाइट को। लाइट स्टिमुलस है, लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, रॉड एंड कॉन्स क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं, उनको न्यूरोनल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मींस लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर्स उसके होंगे। नेक्स्ट है आपकी जी ऑर्गन। ऑर्गन क्या है, रेटिना। ये लाइट जो है फिर जाके रेटिना पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। ऑल राइट। नेक्स्ट है जी आपका हेयरिंग। हेयरिंग में आपका क्या है, सुनना। ये भी स्पेशल सेंस है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका बेसिकली स्टिमुलस क्या होता है, वाइब्रेशन, ठीक है। हियरिंग जो है ना, वो किस वजह से प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ, आप तक आवाज पहुंच रही है, वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, जहां से मैं बोल रही हूँ वहां से एयर की वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है। और वो वाइब्रेशन एयर से होते होते आपके कानों तक जाएगी, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या होगा, वाइब्रेशन, ठीक है। इसके रिसेप्टर्स क्या होते हैं, हेयर सेल्स। हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे ईयर के अंदर, ठीक है, इनर ईयर के अंदर, ठीक है। आगे हम इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये क्या है, मैकेनो रिसेप्टर है बेसिकली, ठीक है। और इसमें ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन ऑफ कोटाई, जो कि इनर ईयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन जो सूंघने की सलाहियत होती है, उसमें क्या होता है कि हमारे केमिकल्स जो हैं वो स्टिमुलस हैं, ठीक है। कोई भी आपका कोई भी जो ऐसी चीज है जो कि केमिकल्स है, जो कि ऑल्फैक्शनिंग में हेल्प कर रहे हैं, वो आपके स्टिमुलस हो गए, ठीक है। फिर आपकी नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट हैं, जो कि रिसेप्टर्स को परसीव करेंगी, जो कि जो रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स को परसीव करेंगी और न्यूरॉन्स के अंदर ये लेके जाती हैं सिग्नल्स, ठीक है। और फिर उसके बाद ब्रेन के अंदर सिग्नल्स देके ऑल्फैक्शन होगी। इसी तरह टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट में आपके फूड केमिकल्स होते हैं, ठीक है। मैंने कहा था टेस्ट के कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। आपकी टेस्ट सेल्स जो है वो रिसेप्टर्स होंगे जो टंग पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। या हम आगे डिटेल में ये सारे जो स्पेशल सेंसेस हैं इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। टच के रिसेप्टर्स बेसिकली आपके कौन से होते हैं, अगर टच फाइन टच होगा तो पेसिनियल कॉर्पसेस होंगे, ठीक है। अगर आपके फ्री नर्व एंडिंग्स पेन वाला पेनफुल टच होगा तो फ्री नर्व एंडिंग्स होंगे, या टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो टच वाले ही रिसेप्टर्स आपकी प्रेशर को डिटरमिन करते हैं। प्रेशर जो है वो पेसिनियन से होता है, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फ्री नर्व एंडिंग्स जो है वो पेन को करती हैं और टेम्परेचर रिसेप्टर्स टेम्परेचर को करेंगे, ठीक है।
और उसके अलावा आपके क्या है इंटेरोसेप्शन। इंटेरोसेप्शन में आपके क्या होता है कि जो आपकी आयोटिक आर्च या बेरोरिसेप्टर्स हैं, जो कि हमने सीबीएस में भी डिस्कस किया था, कि इसमें क्या होता है कि बेरोरिसेप्टर्स में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से बीपी में अल्ट्रेशन होती है, ब्लड प्रेशर में, ठीक है। या पीएच के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ये आपके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट है जी आपकी सेंसरी रिसेप्टर्स, ठीक है। ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। वो जो था वो एक जनरल है कि आपको एक नो हाउ होना चाहिए कि रिसेप्टर क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला टेम्परेचर टेबल जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। बेसिकली फ्री नर्व एंडिंग्स आपकी पेन को कैरी करती है, ठीक है। जितने भी हमारा पेन का स्टिमुलस होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने ओरल कैविटी में ही देखें, ठीक है, जो दांत का दर्द होता है वो कौन कैरी करता है? फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। और इसके रिसेप्टर्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? नोसिसेप्टर्स, ठीक है। जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं उनको नोसिसेप्टर्स कहते हैं, और इनको कैरी कौन करते हैं? फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। फ्री नर्व एंडिंग्स में भी अब दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होते हैं ए डेल्टा फाइबर्स और एक होते हैं सी फाइबर्स, ठीक है। जो ए डेल्टा फाइबर होते हैं ना वो फास्ट पेन को कैरी करते हैं, ठीक है। जब आगे हम डेंटिस्ट्री में भी देखेंगे कि आपके जो पल्प में पेन हो रहा होता है पेशेंट को, वो दो तरह का होता है। एक फास्ट लिंगरिंग पेन होता है जो कि इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का होता है, वो ए डेल्टा फाइबर्स की वजह से होता है। और एक स्लो पेन होता है जो कि सी फाइबर्स की वजह से होता है। सी फाइबर्स जो है वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, इसलिए वो स्लो पेन को कैरी करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपका मीजनर्स कॉर्पसेस, ठीक है। मीजनर्स कॉर्पसेस जो है ना मेनली जो है ये 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये लाइट टच के लिए होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना ये बेसिकली हेयरलेस स्किन, ये एमसीक्यू भी आता होता है कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये हेयरलेस स्किन जैसे कि हमारे जो हैंड की आगे वाली साइड है वहां पर पांस में ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं मीजनर्स कॉर्पसेस, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या है? लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं और ये भी क्विकली अडेप्ट करते हैं, ठीक है। क्विकली अडेप्ट करने का मतलब ये है कि ये एक ये जो है बहुत फास्टली कैरी करते हैं। इसमें माइलिनेटेड रिसेप्टर है ना, तो ये भी तेजी से कैरी करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यूज भी आते होते हैं कि क्विकली अडेप्टिंग इनमें से कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए मीजनर्स और पेसिनियंस जो है वो क्विकली अडेप्टिंग है, ठीक है। अच्छा, जो पेसिनियन है वो क्या कैरी करता है? प्रेशर और हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन। अब प्रेशर तो पी से पेसिनियन, पी से प्रेशर, ठीक है। उसके अलावा आपने याद करना है कि वाइब्रेशन को कैरी करता है, ठीक है। लिगामेंट्स, जॉइंट और डीप स्किन लेयर्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज मर्कल डिस्क। मर्कल डिस्क जो है ये भी प्रेशर को कैरी करता है लेकिन लाइट प्रेशर या लाइट वाइब्रेशन को कैरी करता है, ठीक है। और ये ज्यादातर फिंगर टिप्स में प्रेजेंट होता है और ये स्लो कंडक्टिंग फाइबर्स, ठीक है। और जो रूफिनीज है ये बेसिकली जॉइंट एंगल चेंज को डिटेक्ट करता है या प्रेशर को डिटेक्ट करता है, ये भी, ठीक है। और ये भी लार्ज माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं जो कि अडेप्ट करते हैं स्लोली। अब अगर यहाँ से देखें तो ए अल्फा फाइबर्स, ठीक है, ये डिफरेंट तरह के फाइबर्स हैं, ठीक है। ये भी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने ये लाजमी याद करना है। अब ए अल्फा फाइबर्स जो होते हैं ना ये फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर है। अब दो एमसीक्यूज आते हैं एफसीपीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक आता होता है कि आपके फास्टेस्ट कंडक्टिंग फाइबर्स कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए ए अल्फा। अगर पूछेंगे फास्टेस्ट पेन कंडक्टिंग फाइबर्स कौन से हैं, तो अभी जो हमने पढ़े थे ए डेल्टा। पेन को ए अल्फा नहीं करता, पेन को ए डेल्टा ही करता है। तो पेन की बात आएगी तो ए डेल्टा, स्लो पेन की बात आएगी तो सी। वैसे ओवरऑल फास्टेस्ट पूछेंगे तो आपकी ए अल्फा, ठीक है। लार्जेस्ट और फास्टेस्ट आपकी ए अल्फा होते हैं, ठीक है। इसमें आपके मसल स्पिंडल और गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स आते हैं। अब इस टॉपिक को ना हम मोटर वाले उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि मसल स्पिंडल्स आपके क्या होते हैं और गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स क्या होते हैं, ठीक है। जो मसल स्पिंडल्स हैं वो स्ट्रेच करने के काम आते हैं मसल्स को और उनको रिलैक्स करते हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ए बीटा फाइबर्स। ए बीटा फाइबर्स जो होते हैं ये मीडियम साइज के होते हैं और मीडियम वेलोसिटी होती है इनकी। और ये क्या करते हैं? टच और प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कोई खास एमसीक्यू नहीं आता ए बीटा का। नेक्स्ट है जी ए गैमा फाइबर्स। इसको भी हम मोटर में डिस्कस करेंगे कि ये इंट्राफ्यूजल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ए डेल्टा, इसका एमसीक्यू मैं बता चुकी हूँ कि आपका आता है कि फास्टेस्ट पेन कंडक्टिंग फाइबर्स आपके ए डेल्टा फाइबर्स हैं, ठीक है। पेन के साथ साथ ये टेम्परेचर को और टच को और प्रेशर को भी कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपकी बी फाइबर्स। बी फाइबर्स जो है ये पीगेंग्रॉनिक ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं, ठीक है। इसका भी कुछ खास एमसीक्यू नहीं आता।
सी फाइबर्स का एमसीक्यू आता है कि इचिंग में आपके कौन से फाइबर्स होते हैं, ठीक है, या स्लो पेन में होते हैं या इचिंग में होते हैं, ठीक है, तो वो आपके सी फाइबर्स होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनमें से एमसीक्यूज आते होते हैं कि कौन से फाइबर्स कौन सी सेंसेशन कैरी कर रहे हैं, ठीक है, और इसमें से भी आते हैं कि कौन से रिसेप्टर्स कौन सी सेंसेशन को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये आपको टेबल्स अच्छी तरह याद होने चाहिए। अच्छा, अब हमने रिसेप्टर्स तो पढ़ लिए कि रिसेप्टर्स क्या है। अब रिसेप्टिव फील्ड कहाँ है, जहां पर वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो होगी रिसेप्टिव फील्ड, ठीक है। इज द एरिया ऑफ द बॉडी दैट व्हेन स्टिमुलेटेड चेंजिंग फायरिंग रेट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। ये क्या करती है, सेंसरी इनपुट को न्यूरोनल सेगमेंट में रिसेप्टिव फील्ड में ही कन्वर्ट हो रहे होते हैं। इफ द फायरिंग रेट ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इज इंक्रीज, तो रिसेप्टिव फील्ड क्या होगी, एक्साइटेटरी, ठीक है। और अगर फायरिंग रेट जो होगा वो डिक्रीज हो रहा होगा तो यानी कि इनहिबिटरी है रिसेप्टिव फील्ड। अच्छा, अब इसमें से जो एमसीक्यूज आते होते हैं वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ कि आपकी जो वार्म की होती है ना, वार्म टेम्परेचर, ठीक है, उसकी रिसेप्टिव फील्ड हमेशा बहुत बड़ी होती है, लार्ज रिसेप्टिव फील्ड होती है, ठीक है, ये एमसीक्यू इसमें से आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इज आपका सेंसरी पाथवे। अगर पूरी पाथवे का जिक्र करें, सबसे पहले हमने क्या कहा, रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे आपकी चेंज को, ठीक है, फिर रिसेप्टर्स क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को न्यूरोनल सिग्नल्स में ट्रांसमिट करेंगे। अब वो न्यूरोनल सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टच किया किसी चीज को, ठीक है, तो मेरी फिंगर पे टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि मीजनर्स कॉर्पसेल्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, डिटेक्ट करेंगे टच को, उसको वो न्यूरोनल सिग्नल में कंडक्ट करते हुए ऊपर लेके जाएंगे सेंसेशन को, ठीक है, कहाँ लेके जाएंगे, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से वो सेंसेशन जाएगी जी आपकी मिड ब्रेन वगैरह में, ठीक है, फिर वो आगे जाके थैलेमस में जाती है, ठीक है, थैलेमस में क्रॉसिंग ओवर वो करती है ऑपोजिट साइड पे जाके, और फिर वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ से भी हम डिटेल देखें तो सेंसरी रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड बाय एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, ये हम देख चुके हैं कि कोई भी आपका स्टिमुलस होगा रिसेप्टिव फील्ड पे आएगा, रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। इसमें आपकी डिफरेंट तरह के एपिथेलियल सेल्स हो सकते हैं, कोई भी रिसेप्टर्स हो सकते हैं जो हमने पहले पढ़े, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके क्या है कि ये स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स आर द प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स दैट रिसीव द ट्रांसड्यूस्ड सिग्नल्स एंड सेंड द इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेल बॉडीज ऑफ प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स आर डोर्सल रूट और स्पाइनल रूट गैंग्लियन। अब यहाँ से मेरी फिंगर से जो न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड तक गए हैं ना, जो रेड कलर में यहाँ पर शो किए हुए हैं, वो आपके हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, ठीक है। याद रखना है कि आपकी फिंगर से लेके जो स्पाइनल कॉर्ड तक गए हैं वो आपके हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम में लोकेटेड होते हैं, ठीक है, और प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स से लेके जाते हैं इनपुट को थैलेमस तक, ठीक है। एक्सॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में क्रॉस द मिड लाइन इन द रेडियल न्यूक्लियस इन द स्पाइनल कॉर्ड बिफोर दे सेंड टू द थैलेमस, देयरफॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन वन साइड ऑफ द बॉडी से अदर साइड में चली जाती है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स में। अच्छा, अभी क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, मेरी उंगली, मैंने किसी चीज को टच किया, वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, ठीक है, वो सिग्नल्स को लेके गए मेरी स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है, ये आपके क्या है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के स्पाइनल कॉर्ड तक ले गए, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड तक आपके ऊपर थैलेमस तक जो लेके जा रहे हैं वो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, और ये यूजुअली क्या करते हैं कि अगर मेरी फॉर एग्जांपल लेफ्ट फिंगर को मैंने टच किया था नीचे, ठीक है, लेफ्ट फिंगर से लेफ्ट साइड पे सिग्नल गए थे, ठीक है, लेकिन क्या होगा, राइट साइड ऑफ द थैलेमस में वो सिग्नल्स जाएंगे, यानी ऑपोजिट साइड। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑपोजिट साइड की सेंसेशन लॉस हो रही है तो इसका मतलब है कि ऑपोजिट साइड का थैलेमस या कॉर्टेक्स अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होती है सिग्नल्स की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स, जो होंगे वो आपके थैलेमस में प्रेजेंट होंगे, फ्रॉम देयर एनकोडेड सेंसरी इंफॉर्मेशन कॉर्टेक्स में जाएगी। और फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन्स जो होंगे वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होंगे, एंड द इंफॉर्मेशन रिसीव रिजल्ट द कॉन्शियस परसेप्शन ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो आपको यहाँ पर रेड में शो किए हुए, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो थैलेमस तक जा रहे हैं, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो कॉर्टेक्स में जा रहा है, और फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन्स जो कि कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज आपने नोटिस की, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड क्यूनिएटिस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली जो आपकी न्यूक्लियस ग्रेसिलिस होता है ना, वो लोअर लिम्ब की सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, और जो न्यूक्लियस क्यूनिएटिस होता है ना वो अपर लिम्ब की लेके जाता है, ठीक है। अब इसको याद मैंने किस तरह से किया था कि क्यूनिएटिस में सी पहले आ रहा है, ठीक है, तो सी क्योंकि आपका पहले आ रहा है तो ये क्या करेगा, अपर लिम्ब ऊपर होते हैं पहले आते हैं, ठीक है, तो ये उसकी इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, ठीक है। और अपर लिम्ब बाहर की तरफ होते हैं तो ये हमेशा बाहर की साइड से जाएगा, ठीक है, यानी लेटरली जाएगा, ठीक है। और जो लोअर लिम्ब यानी न्यूक्लियस ग्रेसिलिस जो कैरी कर रहा है, जी बाद में आता है, तो वो लोअर लिम्ब की कैरी करेगा और वो अंदर मिडिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से
याद रखनी है, न्यूक्लियस क्यूनियटस और ग्रेसिलस। क्यूनियटस जो है वो अपर लिम्ब की इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है और लेटरली जा रहा है, ग्रेसिलस लोअर लिम्ब की कर रहा है और मीडियली जा रहा है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। और ये आपको पता होना चाहिए कोई भी इस तरह का सिनेरियो आता है कि आपकी ऑपोजिट साइड सेंसेशन लॉस हो रही है लेफ्ट साइड की, तो आपका राइट साइड का थैलेमस अफेक्टेड होगा, ठीक है। तो ये आपकी, आपको याद होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर होती है यहाँ पे। नेक्स्ट इज सोमेटोसेंसरी सिस्टम, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया, पूरी पाथवे पढ़ ली, ठीक है। रिसेप्टर है, रिसेप्टर लेके गए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से पूरी सेरिब्रल कॉर्टेक्स में चली गई। अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक स्पेशलाइज सिस्टम है जो उन सेंसरी इंफॉर्मेशन को परसीव करता है या रिसीव करता है, वो है आपका सोमेटोसेंसरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से ये पूछते थे सोमेटोसेंसरी सिस्टम में आपकी सारी सेंसेशंस आएंगी, टच की, मूवमेंट की, टेम्परेचर की, पेन की, टेस्ट की, सारी सेंसेशन सोमेटोसेंसरी सिस्टम में आएंगी। और ये सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है? पैराइटल लोब ऑफ द ब्रेन में, ठीक है। या हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंट लॉब्स और डिफरेंट फंक्शंस। अच्छा, अब पाथवेज इन द सोमेटोसेंसरी सिस्टम, इसकी भी पाथवेज होती हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड में इंफॉर्मेशन कैरी कर हो रही है वो इतनी सिंपली सीधी सीधी नहीं जा रही, ठीक है। उसमें कुछ चीजें होती हैं जो किसी सिस्टम में ट्रेवल करती हैं, कुछ चीजें होती हैं जो किसी सिस्टम में ट्रेवल करती हैं। अगर देखें तो स्पाइनल कॉर्ड के दो मेन सिस्टम है, एक एंटीरोलेटरल सिस्टम और एक डोर्सल कॉलम मीडियल लैमिनिस्कस सिस्टम, ठीक है। जो डोर्सल कॉलम सिस्टम है वो हमारी टच की, प्रेशर की, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की, वाइब्रेशन की और प्रोप्रियोसेप्शन की इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका सिर्फ टच, प्रेशर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन है, ठीक है। याद रखिएगा पेन और टेम्परेचर ये नहीं कैरी करता, ठीक है। और ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं पेपर में और कंफ्यूजिंग भी लगते हैं क्योंकि ये थोड़ा लगता ही है कि डोर्सल कॉलम सिस्टम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कह रहा है, कैरी कर रहा है? टच, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन एंड टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसमें ग्रुप टी टू फाइबर्स होती हैं। इसकी कोर्स क्या होती है? प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन्स हैव सेल बॉडीज इन डोर्सल रूट, ठीक है। क्योंकि डोर्सल कॉलम सिस्टम है तो डोर्सल रूट में होंगी, देयर एक्सॉन्स असेंड इप्सिलेटरी टू द न्यूक्लियस ग्रेसिलस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटस ऑफ मेडुला। बेसिकली ये जो न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनिएटस है ना, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होते हैं। और इनको मैं बता चुकी हूँ, आपका क्यूनिएटस अपर लिम्ब की कैरी करता है, ग्रेसिलस लोअर लिम्ब की कैरी करता है। फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा से आपकी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो मिड लाइन को क्रॉस करती हैं, थैलेमस में जाती हैं, सेम वही बातें, ठीक है। और फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स में जाती हैं, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो कॉर्टेक्स में जाएंगे और फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन में रिले करेंगे, ठीक है। ये वही सेम, बस सेम टू सेम आपकी पाथवे है। बस आपको ये पता होना चाहिए डोर्सल कॉलम सिस्टम आपकी टच, प्रेशर, पेन, प्रोप्रियो सॉरी पेन नहीं है, इसलिए मिक्स हो जाता है। आपने अच्छे से याद करना कि फाइन टच और टच भी सिंपल टच नहीं, फाइन टच, ठीक है। फाइन टच, प्रेशर, प्रोप्रियोसेप्शन, वाइब्रेशन एंड टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ये पांच चीजें जो है वो डोर्सल कॉलम कैरी कर रहा है। एंटीरोलेटरल सिस्टम आपका बाकी चीजें यानी कि पेन, टेम्परेचर और लाइट टच, ठीक है। उसमें क्या था? फाइन टच था, इसमें क्रूड टच या लाइट टच है, ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रुप 3 और 4 फाइबर्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये भी उसी तरह से कैरी करते हैं। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो है वो मिड लाइन को क्रॉस करते हैं, इसमें भी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में सेंड टू कॉन्ट्रालेटरल थैलेमस एंड वेयर द सिनैप्स ऑन द थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, इनकी भी पाथवे सेम है, बस सेंसेशन डिफरेंट है। कि आपको पता होना चाहिए डोर्सल कॉलम सिस्टम हमारी डिफरेंट चीजें कैरी कर रहा है और इंटीरोलेटरल सिस्टम आपकी टेम्परेचर, पेन और लाइट टच कैरी कर रहा है या क्रूड टच कैरी कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी इसी तरह से है कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स कहाँ से आए? ये सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा। सब्सटैंशिया जेलेटिनोसा बेसिकली नोसिसेप्टर्स या फ्री नर्व एंडिंग्स के थ्रू पेन को कैरी करता है, ठीक है। अब ये आए स्पाइनल कॉर्ड में, ये ऑपोजिट साइड पे गए, अब यहाँ से ये सीधा गए। दो तरह के, अच्छा स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक भी आपके दो होते हैं, एक लेटरल होता है, एक एंटीरियर होता है। जो एंटीरियर होता है वो क्रूड टच और प्रेशर को कैरी करता है, और जो लेटरल स्पाइनल थैलेमिक होता है वो टेम्परेचर और पेन को कैरी करता है, ये भी याद करते हैं, ठीक है। और फिर आपकी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स डायरेक्ट जाएंगे थैलेमस से ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका स्पाइनल थैलेमिक ट्रैक हो गया और वो डोर्सल कॉलम ट्रैक हो गया। ये दो ट्रैक्स हैं मेनली आपके सेंसेशंस कैरी करने की, ठीक है। नेक्स्ट इज थैलेमस। थैलेमस हमने देखा, थैलेमस तो दोनों ही ट्रैक्स में आता है और मेन पार्ट है सेंसरी सिस्टम का। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो थैलेमस में लाजमी आएगी, ठीक है। तो आपका जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आता है कि पेशेंट आया है जी उसमें सेंसरी लॉस है, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि उसका थैलेमस डैमेज है, ठीक है। अगर तो थैलेमस पूरा डैमेज हो जाए तो पूरी सेंसेशन लॉस हो जाएगी थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। अगर थैलेमस आपका एक साइड का है तो उसके ऑपोजिट साइड की सेंसेशन लॉस होगी, ठीक है। थैलेमस बेसिकली ये है
ठीक है। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन पहले आती है कॉर्टेक्स में जाने से पहले, और हर इंफॉर्मेशन सिवाय ऑल्फैक्शन के, ठीक है, जितनी भी अभी हम पढ़ेंगे, टेस्ट, पेन, प्रेशर, टेम्परेचर, विजन, ऑडिटरी, ये सब कुछ पहले थैलेमस में आता है, फिर कॉर्टेक्स में आता है। इसलिए थैलेमस हमारा सेंसरी सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स में चलेगी इंफॉर्मेशन। मैंने बताया था सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स आपके पैराइटल लोब में प्रेजेंट है, जो हमने पहले देख लिया, ठीक है। तो मेजर सोमेटोसेंसरी एरियाज जो होते हैं वो S1 और S2 होता है, ठीक है। S1 जो होता है, द मैप ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सेंसरी हेमिनकुलस। बेसिकली सेंसरी हेमिनकुलस क्या होता है, ये, ठीक है, ये आपका बेसिकली होता है कि आपकी ब्रेन में जब इंफॉर्मेशन जा रही है, ये MCQ भी आता है कि सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किस चीज की होती है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप यहाँ देखिए, सबसे ज्यादा बड़ा इस डायग्राम में क्या है, थंब, ठीक है। तो थंब की सेंसेशन सबसे ज्यादा ब्रेन में कैरी होती है, ठीक है, या ब्रेन में सबसे ज्यादा उसकी परसेंटेज होती है थंब की सेंसेशन की। सेकंड पे हैंड की, ठीक है। ये चीजें जो है आपको दिखाई है, तो ये जो है ना, ये MCQ आता होता है कि सबसे ज्यादा सेंसेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स में कौन सी रिप्रेजेंट होती है, तो थंब। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी फुट है, फुट और लोअर लिम्ब, ये मीडियल साइड पे करता है, ठीक है। जैसे अगर ये देखें, फुट, टोस और जेनिटल्स, ठीक है, ये आपके मीडियल साइड ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर में कर रहा है, ठीक है। फिर नेक, हेड, शोल्डर ऊपर वाली साइड पे, एल्बो, रिस्ट वगैरह लेटरल साइड पे, आई, नोज, फेस वगैरह की सेंसेशन आपकी बिल्कुल कॉर्नर पे फील होगी, ठीक है। तो आपको ये एक डायग्राम माइंड में होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ आपकी सेंसेशन कैसे फील हो रही है कॉर्टेक्स में। ओके, अब ये मोटर और सेंसरी हेमिनकुलस दिखाया हुआ है, ऑलमोस्ट ही मोर और लेस सेम ही होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आर्टरीज की बात की जाए, वैसे हम आगे इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट यहीं अब क्योंकि इतना अच्छा इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि हमारे ब्रेन की 3 मेजर आर्टरीज होती है, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, मिडिल सेरिब्रल आर्टरी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। अब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपके से ज्यादातर मीडियल एरिया को सप्लाई करी होती है, और लेटरल का सिर्फ छोटा सा पार्ट सप्लाई करी होती है, ठीक है। अगर आपका कोई इस तरह का सिनेरियो आएगा कि फुट, हिप, ट्रंक, लेग्स, मतलब लोअर लिम्स की सेंसेशन लॉस है, तो इसका मतलब है इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का मसला है, ठीक है। अगर आपका आता है कि अपर लिम्ब या बाकी जितनी भी जगह है ना, उन सारों को मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई करेगी, तो सबको आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है, लेकिन लोअर लिम्स को आपकी इंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही है, और पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी आपकी विजन को सप्लाई करती है, ठीक है। ऑलराइट, पेन, ठीक है। अब पेन को अगर किया जाए, पेन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का रिस्पॉन्स है, ठीक है। जब तक पेशेंट को पेन नहीं होगा, वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पेन जो है वो बेसिकली क्यों होता है, ठीक है, ताकि बेसिकली आपकी क्या होते हैं, आपकी बॉडी में डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम नोसिसेप्टर्स कहते हैं। पेन के रिसेप्टर्स को नोसिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक है। वो फ्री नर्व एंडिंग्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। पेन की जो एंडिंग्स होती हैं उनको फ्री नर्व एंडिंग्स कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि बेसिकली आपके जो नोसिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, पेन की कुछ पाथवेज होती हैं जो हम आगे भी पढ़ेंगे, कि पेन, स्लो पेन जो होता है वो आपकी सब्सटेंस पी से होता है, और फास्ट पेन जो होता है वो ग्लूटामेट कैरी करता है, ठीक है। इसी तरह आपके फास्ट पेन की ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं, स्लो पेन के आपके सी फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये पेन की मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन हमारी बॉडी में क्यों होता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा, पेशेंट हमारे पास आते हैं जी, उनके हार्ट का इशू होता है, बट उनके यहाँ जॉ वगैरह में भी पेन होता है, आर्म्स में भी पेन होता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? पेन ऑफ द विजरल ओरिजिन इज रेफर्ड टू द साइड ऑफ द स्किन फॉलोज बाय डर्माटोम। डिफरेंट डर्माटोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो कि एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। ये बेसिकली डर्माटोम्स हैं, इनको याद करने की जरूरत नहीं है इनके एरियाज को, ये फिर बहुत MBBS ओरिएंटेड हो जाएगा। बट आपको ये पता होना चाहिए रेफर्ड पेन क्यों होता है, कि डर्माटोम जो जो करीब होंगे ना, जो जो डर्माटोम एक ही पार्ट को सप्लाई कर रहा होगा, तो वो पेन एक दूसरे के साथ रेफर्ड होगा, ठीक है। यानी कि उस जगह पे हार्ट का पेन होगा तो आपकी शोल्डर में भी होगा, और उस जगह के डर्माटोम्स में होगा, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं स्पेशल सेंसेस पे। स्पेशल सेंसेस में आपकी कौन कौन सी आ जाती है? विजन, टेस्ट, ठीक है, और इसके अलावा ऑडिटरी, ये सारी आपकी स्पेशल सेंसेस हैं, स्मेल वगैरह। तो ये अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। विजन, अगर विजन की बात की जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना आई, ये टॉपिक थोड़ा वास्ट है, ये आपने ग्रॉस एनाटमी में भी पढ़ा है, ठीक है। तो हम मैं यहाँ पर अब इसकी एनाटमी डिस्कस नहीं करूँगी, ठीक है।
एनेटमी क्योंकि आपने वहां पर पढ़ ली है, ठीक है। आपको आई के मेन 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 मसल्स पता होने चाहिए, आई की मूवमेंट्स पता होनी चाहिए, आई की मेन चीजें आपको जो एनेटमी रिलेटेड थी वो वहां पर पता होनी चाहिए। और बल्कि आपने क्रीनियल नर्व्स भी पढ़ी हैं तो वो भी है, और यहाँ पर थोड़ी रिवीजन भी हो जाएगी कि मैं उसको उसको डिस्कस करूंगी, बेसिकली ऑप्टिक नर्व को, या ये आपकी जो सीएनएस से रिलेटेड चीजें हैं वो डिस्कस करूंगी, ठीक है। अच्छा, अगर वैसे फाइब्रो ऑप्टिक्स की बात करें तो आपकी जो रिफ्लेक्टिव पावर होती है लेंस की, उसको हम मेजर करते हैं डायोप्टर्स में, ठीक है। और ये आपके फोकल डिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बट ये एरर्स जो है ना ये आपको पता होने चाहिए। जो नॉर्मल आई होती है ना उसको हम कहते हैं इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया में आपका क्या होता है कि लाइट जो है वो डायरेक्ट रेटिना पे फोकस हो रही है, जैसे ये फर्स्ट डायग्राम में दिखाया। ये आपकी नॉर्मल आई है, ठीक है, ये डायरेक्ट आपकी रेटिना पे फोकस कर रही है इमेट्रोपिया में, ठीक है। बट कुछ इसकी आई के मसले होते हैं जिसमें वो क्या करती है, नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस हो जाती है, जिनको हम कहते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। हाइपरोपिया के नाम से पता चल रहा है कि हाइपरोपिया ये फार साइटेडनेस होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि लाइट जो है वो रेटिना से फार बिहाइंड आगे फोकस हो रही होगी, ठीक है। अब ये आपको दिखाया हुआ है हाइपरमेट्रोपिया सेकंड डायग्राम में, ठीक है। इसमें क्या रेटिना से आगे फोकस हो रही है, राइट, ठीक है। और इसमें आपने इसको क्या कराना है, रेटिना पे फोकस करवाना है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। और मायोपिया में क्या होता है कि ये नियर साइटेडनेस होती है, लाइट जो है वो आपकी रेटिना से पीछे फोकस हो रही है, बट हमने रेटिना पे फोकस कराना है तो इसमें हम कनकेव लेंस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है कि लेंस का जो कर्वेचर है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसमें हम सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। और प्रेस बायोपिया में क्या होता है, अकोमोडेशन पावर जो होती है ना लेंस की, अकोमोडेशन पावर्स क्या होती है कि आपको याद होगा फिजियो में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि दूर से अगर हम उंगली लाएं, फिंगर लाएं, ठीक है, तो करीब आके आपकी आई में कुछ चेंजेस आते हैं, पिupil कंस्ट्रिक्शन होती है और वो चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर आपकी अकोमोडेशन पावर चेंज हो रही है तो वो आपका क्या होगा, प्रेस बायोपिया से होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको मेन मेन बातें पता होनी चाहिए, और इसमें भी कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये मेन बीमारियां आई की पता होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने पहले एनेटमी में डिस्कस नहीं की, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया। हाइपरोपिया फारसाइटेडनेस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस से करेक्ट होगी, जो भी मैं बता चुकी हूँ। मायोपिया नियर साइटेडनेस है, कनकेव लेंस होगी। और एक्सट्रीमिज्म में आपका क्या होता है कि एबनॉर्मल कर्वेचर होता है, और ये सिलेंड्रिकल लेंस से ठीक होगी। नेक्स्ट इज द लेयर ऑफ रेटिना, ठीक है। ये भी हमने हिस्टो में भी थोड़ी बहुत डिस्कस की थी, ये लेयर्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले रेटिना के अंदर जब लाइट जाती है तो एक पिगमेंट सेल लेयर होती है, ठीक है। पिगमेंट लेयर के बाद होती है फोटो रिसेप्टर सेल लेयर, ठीक है, जिसमें आपके रॉड्स एंड कॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर रॉड्स एंड कॉन्स है, इसमें एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर एंड आउटर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, ठीक है। फिर इनर न्यूक्लियर, इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर, गैंग्लियन सेल लेयर और ऑप्टिक नर्व बनाते हैं गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपके तीन सेल्स होते हैं, रॉड एंड कॉन्स, ठीक है, वो जाके आपके साइनेप्स करते हैं बायपोलर सेल्स के साथ, बायपोलर सेल्स गैंग्लियन सेल्स के साथ आपके सिनेप्स करते हैं और ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ठीक है। ऑप्टिक नर्व को आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या होता है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जैसी लाइट हमारी आंख पे पड़ती है, जो जो पिगमेंट सेल्स हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कन्वर्ट करते हैं 11 सिस रेटिनोल को टू ऑल ट्रांसलेट रेटिनोल, ठीक है। रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं वो आपके रॉड एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। रॉड एंड कॉन्स होते हैं वो ऑप्टिक डिस्क में प्रेजेंट नहीं होते, इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ये जो चीज है ना ये हिस्टो के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बायपोलर सेल्स हमने बताया कि आपके जो रिसेप्टर सेल्स हैं रॉड एंड कॉन्स, वो बायपोलर सेल्स पे जाके साइनेप्स करते हैं, जो कि साइनेप्स कहते हैं गैंग्लियन सेल्स, ठीक है। जो रॉड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा साइनेप्स करते हैं एक बायपोलर सेल में, जो कॉन्स होते हैं ना वो सिर्फ थोड़े से साइनेप्स करते हैं एक उसमें। इस वजह से जो रॉड्स है ना वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और कॉन्स जो हैं वो कम सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। मेन मेन आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी डायग्राम से आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि लेयर्स हैं कौन कौन सी। फिर सेल्स का मैंने बताया, रॉड्स जो होते हैं वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं क्योंकि बहुत सारे रॉड्स आके एक ही बायपोलर सेल में साइनेप्स कर रहे होते हैं, ठीक है। कॉन्स जो है वो कम सेंसिटिव होते हैं क्योंकि थोड़े कॉन्स आके बायपोलर सेल्स में साइनेप्स करते हैं, और फिर ये थोड़े से बायपोलर सेल्स मिला के गैंग्लियन सेल्स में साइनेप्स करते हैं, और गैंग्लियन सेल्स आपकी ऑप्टिक नर्व बनाती है, ठीक है। Axons of the ganglion cells from the optic nerve and optic tract, ये हम पढ़ चुके हैं कि ganglion cells आपका optic nerve या optic tract बनाती है, ठीक है, जो आगे जाके lateral geniculate body में extend करेगी, ठीक है।
अच्छा जी, अब यहाँ से अगर हम इसकी डायग्राम देखें तो इस तरह से होता है। आई में हमारी दो फील्ड होती हैं, एक नेजल फील्ड होती है, एक टेम्पोरल फील्ड होती है, ठीक है। अब जब वो दोनों आएंगी तो आपकी क्या होगी कि ऑप्टिक नर्व जो है वो पीछे से ट्रेवल करेगी, ऑप्टिक कैजमा पे जाके ये क्रॉसिंग ओवर करती है सिर्फ नेजल वाली साइड, ठीक है, नॉट टेम्पोरल, ठीक है। फिर ऑप्टिक कैजमा आपकी बनाती है नीचे जाके ऑप्टिक ट्रैक। ऑप्टिक ट्रैक जो है वो आपकी थैलेमस में जाएगी। मैंने कहा ना हर सेंसरी इंफॉर्मेशन आपकी थैलेमस में जाती है। थैलेमस के कौन से पार्ट पे? लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। ये आपने रट्टा मारना है, याद करना है अच्छे से कि थैलेमस विजन जो है वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ द थैलेमस में जाती है, ठीक है। फिर वहां से ऑप्टिक रेडिएशन बन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चली जाती है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, अब रिलीजन की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये अक्सर समझ नहीं आ रहा होता, तो मैं इस डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखा है आपकी दो आंखें हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट, ठीक है। अब मेरी दो आंखों में से क्या जा रही है? ऑप्टिक नर्व अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। उसमें भी दो हैं, एक नेजल साइड है, एक टेम्पोरल साइड है, ठीक है। नेजल साइड बीच में आके ऑप्टिक कैजमा पे क्रॉसिंग ओवर कर रही है और फिर ऑपोजिट साइड के ऑप्टिक ट्रैक में जा रही है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में जा रही है, वहां से सीधा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रही है। अब जो यहाँ पर इन्होंने वन पे शो किया हुआ लेबल, ठीक है, वो एरिया क्या है? ऑप्टिक नर्व का एरिया। अगर मेरी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो क्या होगा? उस आंख की कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, क्योंकि उस आंख की नेजल टेम्पोरल दोनों फील्ड उधर से पास हो रही है ना, तो कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो ये तो इजी होगा, ठीक है। यहाँ से अगर आपको ये डायग्राम माइंड में होगी तो आपको पता होगा कि वन एरिया अगर अफेक्ट हुआ है तो पूरी राइट आई की आपकी सेंसेशन लॉस हो रही है, ब्लाइंड एरिया हो गया, ठीक है। टू अच्छा, ये वन हो गया। नेक्स्ट आपका सेकंड में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि अगर आपकी सेकंड पार्ट पे लीजन होती है तो नेजल हेमियनोपिया हो रहा है, ठीक है। बेसिकली सेकंड पार्ट क्या है? ऑप्टिक कैजमा के साइड पे, ठीक है। तो वहां से आपकी नेजल वाली क्रॉसिंग ओवर कर रही है नेजल फील्ड, तो नेजल साइड का हेमियनोपिया होगा और वो उस साइड का होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका बायपोलर हेमियनोपिया। अगर थर्ड पे होती है ना, ये बहुत ज्यादा पूछते हैं, ऑप्टिक कैजमा पे अगर लीजन है तो वो क्या कराएगी? बायपोलर हेमिनोपिया, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। इवन आपका ये भी होता है कि ऑप्टिक कैजमा के ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो जब भी आपका पिट्यूटरी एडिनोमा होता है तो ऑप्टिक कैजमा की लीजन होती है तो क्या होता है? बायपोलर हेमिनोपिया, यानी कि आपकी एक साइड की टेम्पोरल और एक साइड की नेजल अफेक्टेड होगी, ठीक है। फोर्थ पे आपका क्या होगा? होमोनाइमस हेमियोनोपिया होगा, यानी कि सिर्फ एक साइड की होगी। जो आपकी नेजल फील्ड है वो सेम साइड की होगी और टेम्पोरल जो है वो ऑपोजिट साइड की होगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका फिफ्थ पे आपका क्या होगा? होमोनाइमस इंफीरियर कॉर्डिनोपिया, ठीक है। फिफ्थ इंफीरियर साइड पे है ना, और सिक्स क्योंकि सिर्फ सुपियर साइड पे है तो सुपियर कॉर्डिनोपिया होगा, ठीक है। और सेवन पे आपका क्या होगा? होमोनाइमस हेमियोनोपिया होगा अगर ये ऑप्टिक रेडिएशन हो जाए, ठीक है। तो मेनली बस ये बातें आपने याद करनी है। ऑप्टिक कैजमा का पता होना चाहिए, बायटेम्पोरल हो रहा है, ऑप्टिक ट्रैक का पता होना चाहिए, होमोनाइमस होता है, ठीक है। और आपको मेनली ये पता होना चाहिए कि बेसिकली आई की ना नेजल और टेम्पोरल फील्ड होती हैं, पहले वो क्रॉसिंग ओवर कर रही होती है आई में स्ट्राइक करने से पहले, यानी कि मेरी नेजल आके मेरी टेम्पोरल साइड पे लगेगी आई की, ठीक है, और टेम्पोरल नेजल साइड पे जाएगी, फिर वो क्रॉसिंग ओवर कर रही होती है आपकी ऑप्टिक कैजमा पे, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको ओरिएंटेशन होनी चाहिए इन लीजन्स की। अच्छा, स्टेप्स इन फोटो रिसेप्शन इन द रोड्स। द फोटो सेंसिटिव एलिमेंट इज रोडोप्सिन। आई के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मैंने अभी बताया 11 सिस रेटिनोल जो है वो ऑल ट्रांस रेटिनोल में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये बेसिकली आई की पाथवे है, ठीक है। 11 सिस रेटिनोल और ट्रांस में कन्वर्ट हो रहा होता है, फिर मेटारोडोप्सिन बनता है, फिर जी प्रोटीन एक्टिवेट होता है, फिर सीजीएमपी कम होता है जिसकी वजह से हाइपरपोलराइजेशन होती है। इसकी वजह से आपकी आई के सिग्नल्स जो हैं वो कैरी हो पाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके इसमें रोडोप्सिन प्रेजेंट है। आगे इन्होंने यही चीजें एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है, जो इस डायग्राम में मेनली इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते, इस वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको बस ये थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की, ठीक है। अच्छा, अब ग्लूटामेट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक आइनोट्रोपिक होते हैं और एक मेटाबोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। आइनोट्रोपिक जो होते हैं वो एक्साइटेटरी होते हैं। एक्साइटेटरी मींस हाइपरपोलराइजेशन। आई में एक्साइटेशन का मतलब नॉर्मली हर सेल में एक्साइटेशन का मतलब डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है। लेकिन आई में एक्साइटेशन का मतलब है हाइपरपोलराइजेशन। आई में नजर हम तब आएगा जब हाइपरपोलराइजेशन होगी, ठीक है, और जब डीपोलराइजेशन होगी तो हमें नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो basically, therefore decreased release of glutamate from the photoreceptor acting on inotropic cause hyperpolarization। आई में एक्साइटेशन हुई है तो हाइपरपोलराइजेशन होगी, ठीक है, क्योंकि डिक्रीज एक्साइटेशन हुई है, ठीक है।
ऑलराइट, नेक्स्ट है आपका receptive visual fields. Receptive fields of the ganglion cell and reticulocyte cells. Each bipolar cells receive input from many receptor cells. अभी हमने पढ़ा था कि आपके बहुत सारे rods and cones जो हैं वो input ला रहे होते हैं bipolar cells के अंदर, और फिर each ganglion cells जो हैं वो many bipolar cells से input gain कर रहे होते हैं. The receptor cells connected to the ganglion cells from the center of its receptive field. द रिसेप्टर, अच्छा ये और फिर आपके जो हॉरिजॉन्टल और एमाक्राइन सेल्स होते हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. अच्छा, ये आपको चीज पता होनी चाहिए रॉड्स एंड कॉन्स का डिफरेंस, ठीक है. अभी हमने बताया था कि रॉड्स जो होते हैं ना वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो सेंसिटिव क्यों होते हैं, क्योंकि वो नाइट विजन में हमें हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है. अगर आपके रॉड्स नहीं होंगे, हम कहते हैं ना कैरेट मिरोडॉक्सिन होता है, ठीक है. अगर रॉड्स नहीं होंगे तो आपको रात की चीज नजर नहीं आएगी, ठीक है. नाइट ब्लाइंडनेस होती है इससे. कॉन्स जो है वो आपकी क्या करते हैं, डे विजन में हेल्प करते हैं, और स्पेशली कलर विजन में हेल्प करते हैं, ठीक है. इक्विटी अगर देखी जाए तो आपकी रॉड्स की जो है वो विजुअल इक्विटी कम है, जबकि कॉन्स की इक्विटी ज्यादा है. रॉड्स की सेंसिटिविटी ज्यादा है लेकिन इक्विटी कम है. कॉन्स की इक्विटी ज्यादा है लेकिन सेंसिटिविटी कम है, ठीक है. और फोबिया पे कॉन्स होते हैं, रॉड्स नहीं होते, ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट है अगर इसकी कुछ और डिजीजेस हम देखें तो अच्छा, यहाँ से हमने विजुअल फील्ड्स जो है वो नीचे डायग्राम में भी इन्होंने शो की हुई है, तो इसको एक दफा देख के आपको एमसीक्यू लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा कि कौन सी जगह की लीजन किस जगह को अफेक्ट करेगी, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज मियोसिस. मियोसिस आपके क्या होता है, अच्छा मिड्रियासिस और मियोसिस दो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका डिफरेंस मैं बता देती हूँ. मिड्रियासिस जो होती है ना वो आपकी प्यूपिल डायलेशन होती है, ठीक है. पहले भी हमने शायद पढ़ा था एएनएस में, डी फॉर डायलेशन और डी फॉर मिड्रियासिस. मियोसिस क्या होती है, प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है. हमने पढ़ा था कि मिड्रियासिस जो है डायलेशन आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होगी, और पैरासिम्पैथेटिक में आपकी प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन होगी. जो डायलेशन होती है वो आपकी फेशियल नर्व के थ्रू हो रही होती है, और जो कंस्ट्रिक्शन है वो आपकी इसके थ्रू हो रही होती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व के थ्रू हो रही होती है, जो कि एडिंगर वेस्पोल न्यूक्लियस के थ्रू आपकी प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है. उसके अलावा क्या है, लाइट रिफ्लेक्स. अगर हम लाइट रिफ्लेक्स की बात करें तो लाइट रिफ्लेक्स बेसिकली क्रेनियल नर्व नंबर 2 की वजह से, ऑप्टिक नर्व की वजह से आपकी लाइट कैरी होती है, ठीक है. फिर जब ये कैरी होती है तो ये आपकी एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस जो कि आपका क्रेनियल नर्व नंबर 3 का है उसको एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से लाइट की वजह से आपकी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है. ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑडिशन, ठीक है. ऑडिशन में आपका क्या है कि साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में मेजर होगी और इंटेंसिटी डेसिबल्स में मेजर होगी. अच्छा, बेसिकली ऑडिशन जो है उसमें हमने पहले एनाटॉमी में भी पढ़ा कि 3 होते हैं पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, ठीक है. आउटर बेसिकली आपका क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, जिसमें आपकी एक्सटर्नल पिना प्रेजेंट है और ऑडिटरी ट्यूब प्रेजेंट है, ठीक है. मिडिल ईयर में आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और टिम्पैनिक कैविटी और मेलिस इनकस्टेपीज आ जाते हैं, ठीक है. और इनर ईयर में आपका कॉक्लिया और ये चीजें आ जाती हैं. अच्छा, आउटर ईयर में क्या होगा कि साउंड वेव्स को ये अंदर लेके जाती है, ठीक है. मिडिल ईयर क्या करता है, मिडिल ईयर के अंदर आपके ऑसिकल्स होते हैं, और ऑसिकल्स बेसिकली क्या करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं और साउंड की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, ठीक है. साउंड की जितनी आपकी आवाज आई है उनको आगे कैरी भी कर रहे होते हैं और इंक्रीज कर रहे होते हैं, और वाइब्रेशन के थ्रू ये आगे साउंड को कैरी करते हैं, ओवल विंडो के साथ ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. उसके बाद इनर ईयर जो होता है वो फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है. इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स और कॉक्लिया वगैरह होते हैं. ये ईयर की जो इनपुट है उसको आगे कन्वर्ट कर देते हैं न्यूरोनल सिग्नल्स में, और फिर थैलेमस और वही सेंसेशंस को ऊपर तक लेके जाते हैं, ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया, अब मेन जो हमारे पास है ना एरिया, वो आपका है कॉक्लिया और इनर ईयर, ठीक है. तो उसमें क्या होते हैं, आपके कॉक्लिया में आपके 3 कैनाल्स होते हैं, ठीक है. एक स्केला वेस्टिबुला है और स्केला टिम्पना है, जिसके अंदर पेरिलिम्फ होता है, ठीक है, और सोडियम ज्यादा होता है. यहाँ पर शो किया हुआ स्केला वेस्टिबुला है और स्केला टिम्पना है, दोनों ब्लू में शो किए हुए. इन दोनों के अंदर पेरिलिम्फ होगा और ये दोनों के अंदर सोडियम ज्यादा होगा. और जो स्केला मीडिया है ना, जहां से मेनली आपकी वाइब्रेशन कैरी होनी है, वो आपका एंडोलिम्फ से कवर होता है और इसके अंदर पोटेशियम होता है, ठीक है. और स्केला मीडिया के अंदर ही आपकी बेसिलर मेम्ब्रेन और ऑर्गन ऑफ कोटाई प्रेजेंट होती है, जो नीचे की पिंक में शो की हुई है, ठीक है. अच्छा, अब ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या करता है, ये बेसिलर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है और इसके अंदर रिसेप्टर सेल्स होते हैं बेसिकली, ठीक है. यानी कि ईयर के रिसेप्टर्स और हेयर सेल्स जो हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर एरिया की बेसिलर मेम्ब्रेन पे, ठीक है. सीलिया बेसिकली इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि एम्बेडेड होते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में, ठीक है. जो इनर हेयर सेल्स हैं वो सिंगल रोल्स में होंगे, ठीक है, और जो आउटर हेयर सेल्स हैं वो ज्यादा होते हैं, ठीक है.
अच्छा, अब इसके साथ क्या कनेक्टेड होता है, स्पाइरल गैंग्लियन। स्पाइरल गैंग्लियन के अंदर आपकी जो ऑडिटरी की सेल बॉडीज है ना, क्रेनियल नर्व नंबर 8 यानी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, वो वहां पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, आउटर ईयर सिर्फ आवाज को लेके गई अंदर, इनर ईयर ने आवाज को मॉडिफाई किया, वाइब्रेट किया, ठीक है। मिडल ईयर ने, सॉरी, और इनर ईयर में आपकी क्या है, बेसिलर मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर आपकी रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट है। उन रिसेप्टर्स ने क्या किया, स्टिमुलेट किया, गैंग्लियन सेल्स प्रेजेंट है, आपकी ऑडिटरी नर्व वहां से प्रेजेंट है, फिर नर्व के अंदर वो सिग्नल चले गए, ठीक है। अच्छा, द सेल बॉडीज ऑफ द हेयर सेल कंटेक्ट द बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, जो अभी हमने बताया। cilia of the hair cells are embedded in tectorial membrane. Sound wave cause vibration of organ of corti, ठीक है, organ of corti तक vibration पहुंच गई। Because the basilar membrane is more elastic than tectorial membrane, तो basilar membrane की जो वाइब्रेशन होगी उससे क्या होगा कि हेयर सेल्स बेंड होंगे। जब हेयर सेल्स बेंड होंगे या सीलिया बेंड होंगे, जो जिसमें क्या होगा, पोटेशियम की कंडक्टेंस में फर्क आएगा। हमने कहा ना कि स्केला मीडिया में आपका पोटेशियम ज्यादा होता है, ठीक है। और आपको याद होगा जब हमने सेल फिजियोलॉजी पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि हर जगह सोडियम के इन्फ्लक्स से डिपोलराइजेशन हो रही थी, बट ईयर में या आपके इसके अंदर बेसिकली आपकी पोटेशियम इन्फ्लक्स की वजह से होती है, डिपोलराइजेशन होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपकी क्या होगी, डिपोलराइजेशन होगी, ठीक है। और उसके अलावा ऑसिलेटिंग पोटेंशियल ऑफ द हेयर सेल्स कॉजेज इंटरमिटेंट फायरिंग ऑफ कॉक्लियर नर्व, ठीक है। इसकी वजह से कॉक्लियर नर्व जो है वो एक्टिवेट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक आता होता है कि जो बेसिलर मेम्ब्रेन की बेस है ना, उस पे आपकी हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन सुनाई देंगी, ठीक है। और जो एपिक्स है उस पे लो फ्रिक्वेंसी होंगी, ठीक है। बेस पे हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन यानी जो ऊंची आवाज होती है ना, वो बेस ऑफ द कॉक्लिया से सुनाई देती है, और एपिक्स ऑफ द कॉक्लिया पे आहिस्ता आवाज सुनाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरल ऑडिटरी पाथवेज की अगर बात की जाए तो फाइबर्स डिसेंड थ्रू द लेटरल लेमिनिस्कस टू इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। अब इसमें फाइबर्स जो है ना कॉक्लिया से जा रहे हैं, ठीक है। कॉक्लिया में हमने कहा बेसिलर सेल्स थे, ठीक है। फिर कॉक्लियर नर्व अंदर आई, ठीक है। कॉक्लिया से फाइबर्स गए, ठीक है, फिर इंफीरियर कॉलिकुलस में गए, फिर मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस। जैसे आई में आपके थैलेमस में लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस था ना, तो ईयर में आपका मीडियल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस कैरी करता है इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो थैलेमस की मीडियल जेनिकुलर न्यूक्लियस से ऑडिटरी कॉर्टेक्स में गए, ठीक है। फाइबर जो है क्रॉस भी हो सकते हैं, अनक्रॉस भी, ठीक है, जरूरी नहीं है इसमें सारे क्रॉस हो। इस वजह से एक साइड का ऑपोजिट साइड की लॉस नहीं करता, हेयरिंग लॉस नहीं करता, ठीक है। एक साइड का ईयर लॉस होगा ना, तो उस साइड की ही डेफनेस होगी, ठीक है, बट मोर सेंट्रल यूनिलैटरल लीजन्स डू नॉट। ऑलराइट, नेक्स्ट है जी, ये आपका वही शो किया हुआ है कि बीच में स्केला मीडिया है, ऊपर नीचे आपके स्केला वेस्टिबुला है और स्केला टिम्पैना है। ऑलराइट, वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है। वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व आपने पढ़ी हुई है, उसमें हमने कहा था कि दोनों सेंसरी नर्व्स हैं, ठीक है। वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व तो हमने पढ़ ली कि कॉक्लियर नर्व आपकी क्या करती है, ईयर की सेंसेशंस को कैरी करती है, ठीक है। आपकी सुनने की जो ऑडिटरी इम्पल्सेस है उनको कैरी करती है। अब जो वेस्टिबुलर सिस्टम है ना, वो क्या करता है कि आपके जो ईयर के अंदर बेसिकली फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसकी वजह से अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि जी चक्कर आते हैं, ठीक है, जब ज्यादा रोटेशन होती है, मतलब ज्यादा वो झूलों पे बैठे घूमने वाले या लिफ्ट में कुछ लोगों को चक्कर आते हैं, ठीक है। तो वो चक्कर बेसिकली क्यों आते हैं कि जो ईयर का फ्लूइड है ना, वो रोटेट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर वेस्टिबुलर नर्व प्रेजेंट होती है बेसिकली। वेस्टिबुलर नर्व क्या करती है, एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करती है, ठीक है। जब भी हम अपना पोस्टर चेंज करते हैं तो ये एक्टिवेट होती है, ठीक है। इट इज अ मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ कंसिस्टिंग ऑफ 3 परपेंडिकुलर सेमीसर्कुलर कैनाल, ठीक है। जो वेस्टिबुलर सिस्टम है उसमें आपके सेमीसर्कुलर कैनाल्स होते हैं, अट्रिकल्स होते हैं, एंड होता है शायद इसमें, हाँ। ये आपका ये वेस्टिबुलर नर्व यहाँ से जा रही कॉक्लिया है ना, ठीक है। इसके साथ ये जो ऊपर की साइड प्रेजेंट है 3 केनाल्स, ठीक है, ये आपके सेमी सर्कुलर केनाल्स हैं, अट्रिकल सिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इधर से वेस्टिबुलर नर्व आपकी जो है वो ट्रेवल करती है। Alright, the semicircular canals angular acceleration detect angular acceleration। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो सेमीसर्कुलर कैनाल्स होते हैं ना, वो एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि जब एमसीक्यू इस तरह से आता है कि अगर एक पेशेंट, एक बंदा है, वो कार्ट व्हील में बैठा है, ठीक है, तो उसको किस वजह से चक्कर आएंगे, डिजीनेस किस वजह से होगी, तो सेमी सर्कुलर कैनाल की वजह से होगी, ठीक है। और जो एट्रिकल एंड सिक्यूल होते हैं वो लीनियर एक्सेलरेशन में कराते हैं। उनमें से भी जो एट्रिकल है ना,
वो हॉरिजॉन्टल कराता है, मतलब अगर चलते हुए किसी बंदे को चक्कर आए हैं तो वो अट्रिकल की वजह से है, ठीक है। और जो सेक्यूल है वो लिफ्ट में अगर किसी बंदे को चक्कर आए हैं तो वो सेक्यूल की वजह से, ये वर्टिकल एक्सेलरेशन की वजह से होता है, ठीक है। अच्छा, वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्सेस, अब जब ये होता है ना, चक्कर आते हैं, साथ में निस्टैग्मस भी होता है। निस्टैग्मस क्या होता है आपका, बेसिकली कि आई की रैपिड आई मूवमेंट्स होती है, उनको निस्टैग्मस कहते हैं, ठीक है। जब हमारा हेड रोटेट होता है तो आईज भी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, ठीक है, ताकि अपनी विजुअल फील्ड को मेंटेन कर सकें, ठीक है। when the limit of eye movement is reached, तो आई जो है वो दोबारा से वापस आती है, एंड देन स्लोली मूव अगेन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ निस्टैग्मस जो है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। therefore निस्टैग्मस occur in same direction of head rotation, जब भी आप फॉर एग्जाम्पल एक क्लॉकवाइज घूम रहा है कोई चीज, ठीक है, उसमें आप बैठे हुए हैं तो आपकी आई भी क्लॉकवाइज ही घूमेगी, यानी कि दूसरी उसी साइड पे घूमेगी जिस साइड पे आपकी मूवमेंट है। लेकिन जब जैसे ही आपका वो रुकेगा ना तो आपकी आई ऑपोजिट साइड पे मूव करेगी, ठीक है। और टेस्ट, टेस्ट जो है, टेस्ट की सेंसेशन आपका कौन कैरी करता है, टंग कैरी करती है, ठीक है। कि टेस्ट के रिसेप्टर्स क्या है, टंग पे प्रेजेंट है, ठीक है। टेस्ट रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, बेसिकली टंग पे प्रेजेंट होती हैं, जो कि पेपिला की फॉर्म में होती हैं, ठीक है। पेपिला आपके कौन से होते हैं, फंगी फॉर्म, फिली फॉर्म, ये सारे पेपिला हैं, ठीक है। जो एंटीरियर 2/3 है टंग की, उसमें फंगी फॉर्म पेपिला है, जो कि सॉल्टी, स्वीट और उमामी टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, कॉडा टिम्पैनिना। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो इंटीरियर 2/3 टंग है ना, यहाँ पर फंगी फॉर्म पेपिला प्रेजेंट है, ठीक है। और ये एमसीक्यूज भी काफी दफा आते हैं कि टिप ऑफ द टंग पे आपका स्वीट सेंसेशन फील होता है, लेटरल साइड पे आपकी सॉर सेंसेशन फील होती है, सॉल्टी सेंसेशन भी आपकी आगे वाली तरफ फील होती है, बिटर जो है वो बिल्कुल पोस्टीरियर पे होती है, और उमामी ओवरऑल टंग। तो जो फंगी फॉर्म पेपिला है वो आपकी सॉल्टी, स्वीट और उमामी सेंसेशन को कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। और सर्कमवेलेट जो है वो आपकी बिटर सेंसेशन को कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज और यहाँ पर आपकी बेसिकली फेशियल नर्व प्रेजेंट होती है इंटीरियर 2/3 में, और जो बिटर सेंसेशन है उसको ग्लॉसोफेरिंजियल कैरी कर रही है। द posterior 1/3 of the tongue has circumvallate papilla, जो कि आपकी सोर और बिटर सेंसेशन को कैरी कर रहा होता है, और उसमें ग्लॉसोफ्रिंजियल नर्व होती है, ठीक है। क्रेनियल नर्व नंबर 7, 9 एंड 10 ये बेसिकली आपकी सेंसेशंस को कैरी कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये सोलिटरी ट्रैक में जाते हैं, बेसिकली इनके जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स होते हैं वो थैलेमस के सोलिटरी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे प्रोजेक्ट प्राइमरी इप्सिलेटरली टू वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस। अब थैलेमस का वहां कौन सा था, लेटरल जेनिकुलेट और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, यहाँ पर थैलेमस का कौन सा पार्ट होता है, वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल, ठीक है। VMN न्यूक्लियस जो होता है ना थैलेमस का, ठीक है, वो आपका डिटेक्ट करता है इसको, टेस्ट को, ठीक है। ये आपने याद करना, थैलेमस के सारे पार्ट्स आपको याद होने चाहिए। लेटरल जेनिकुलेट विजन के लिए है, मीडियल जेनिकुलेट में आ रही है आपकी ऑडिशन थैलेमस के, और वेंट्रोपोस्ट्रोमीडियल न्यूक्लियस में टेस्ट आ रहा है थैलेमस के, ठीक है। अगर यहाँ से भी देखें तो टेस्ट बर्ड से आपका टेस्ट जाता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स यहाँ पर रिलाई करते हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स आपके न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस में बनते हैं। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स आपके यहाँ पर थैलेमस के पोस्टो वेंट्रल वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस में जाते हैं, और फिर आपके पैराइटल कॉर्टेक्स में यानी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में ये चला जाता है फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन। स्टेप्स इन टेस्ट ट्रांजेक्शन, टेस्ट केमिकल्स जो होते हैं ना वो टेस्ट रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और डीपोलराइजिंग करते हैं, और फिर आगे सब कुछ होता है, यानी सब में डीपोलराइजेशन हो रही होती है, लेकिन उसमें हाइपर पोलराइजेशन हो रही है आई में। ऑलराइट, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन जो है वो बेसिकली क्या है, सूंघना, ठीक है। आपको बताना चाहिए कि जो ऑल्फैक्टरी सेंसेशन है ना वो थैलेमस से पास नहीं होती, वो डायरेक्ट आपकी नोज से होती हुई क्रिब्रिफॉर्म प्लेट के अंदर से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चली जाती है, ठीक है। तो इसका इजी हो गया, इसका कोई न्यूक्लियस नहीं याद करना, कुछ नहीं, यहाँ पर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है, ऊपर ऑल्फैक्टरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऊपर ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है, वहां से होके वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चली जाती है। ये ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बेसल सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके टर्नओवर करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स अपने आप को हर 2 हफ्ते के बाद एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। दे आर ओनली न्यूरॉन इन एडल्ट ह्यूमन दैट रिप्लेस देमसेल्व्स। क्रेनियल नर्व नंबर 1 ऑल्फैक्टरी होती है, ठीक है। ये आपकी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से ऑल्फैक्टरी बल्ब में लेके जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर ऑल्फैक्टरी नर्व्स के जो फाइबर्स होते हैं ना वो सी फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए।
ये आपके सी फाइबर जो है वो स्मेल को भी कैरी कर रहे हैं फ्लो पेन के साथ साथ, ठीक है। और ये स्मॉलेस्ट और स्लोएस्ट होते हैं। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए कि ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में जब आपके पास इस तरह का सिनेरियो आएगा कि नॉक्शियस स्टिमुलस का स्मेल, फॉर एग्जांपल अमोनिया की जो स्मेल होती है ना वो पंजेंट स्मेल होती है। जो पंजेंट स्मेल होती है वो क्रेनियल नर्व नंबर 1 से कैरी नहीं होती बल्कि क्रेनियल नर्व नंबर 5 से कैरी होती है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखनी है। mitral cells in olfactory bulb are second order neuron। इसमें फर्स्ट सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डायरेक्ट olfactory bulbs में जाते हैं और फिर आपकी mitral cells से डायरेक्ट आपकी पीरिफॉर्म कॉर्टेक्स में चला जाती है इंफॉर्मेशन। इसमें थैलेमस बीच में आता ही नहीं। स्टेप्स इन ट्रांसजेक्शन ऑफ olfactory receptor न्यूरॉन्स। ऑर्डिनेट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो olfactory receptors पे बाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, CAMP को ज्यादा करते हैं, डिपोलराइजिंग करते हैं, ठीक है। और फिर रिसेप्टर जो होता है वो डिपोलराइज करके आपके एक्सोन में जाता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक है। तो मेन जो अभी तक हमने सेंसरी सिस्टम्स पढ़े हैं इनमें आपको पाथवेज लाजमी पता होने चाहिए, थैलेमस का पता होना चाहिए, इसके न्यूक्लियस वगैरह का पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपको डॉर्सल कॉलम कौन सी करे, एंटीरोलेटरल कौन सी करे, ये चीजें बहुत अच्छे से आपने ना कीनली याद करनी है समझ के। और विजन में मेन इंपॉर्टेंट जो है ये पाथवे है, ठीक है। ये आपने पहले क्रेनियल नर्व्स में भी पढ़ी होगी। और बस मेन आपकी ये चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं, इनमें से ये बेस और एपिक्स वाला क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने चीजें अच्छे से डिटेल में कर लेनी है। नेक्स्ट में अब हम इंशाल्लाह मोटर और बाकी का करेंगे।